अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम 15 दिसंबर की न्यूज़ देख रहे हैं 2025 की यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन के लिए। और इसमें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें सिडनी की जो बॉन्डी बीच है वहाँ पे एक गनमैन ने 11 लोगों को मार दिया, तो टेररिस्ट एक्टिविटी घोषित कर दी है। और जो टेररिस्ट है उसका इंडियन कनेक्शन भी है हैदराबाद से, लेकिन बहुत देर से, बहुत कम टाइम्स ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स वो ऑस्ट्रेलिया में, और 6-7 बार इंडिया आया है। और फिलीपींस में उसने शायद एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया। तो 2 गनमैन थे, फादर एंड सन डुओ। तो ये था। उसके बाद बीजेपी ने 45 ईयर ओल्ड बिहार मिनिस्टर नितिन नबीन को अपना नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ प्रीलिम्स मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन जस्ट जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले यंगेस्ट बीजेपी चीफ थे, वो थे नितिन गडकरी। तो ये अब सबसे छोटी उम्र के अब तक के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बन गए हैं। 5 टाइम्स एमएलए रहे हैं पटना के बांकीपुर से। उसके बाद पंजाब में जो रूरल बॉडी के इलेक्शंस हुए उसमें 48% टर्नआउट रही, जो कि अब तक की सबसे कम टर्नआउट है 2008 से अगर हम देखें। और बूथ कैप्चरिंग की भी कुछ 1-2 घटनाएं सामने आई। उसके अलावा जो डीजीपी शत्रुजीत हैं हरियाणा के, वो लीव पे हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब केस क्या था कि ये जो थे अक्टूबर 14, 2025 को, जब एक आईपीएस ऑफिसर 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद डीजीपी शत्रुजीत की कुछ इश्यूज क्रॉप अप हुए थे, शायद उन्होंने सुसाइड की वजह में ऐसा कुछ पाया गया था। और एम्स की एक स्टडी आई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो उन्होंने कहा जो कोविड के इंजेक्शन जैब लगाया गया था, वैक्सीन लगाया गया था, वो रीज़न नहीं है एडल्ट्स में जो डेथ्स हुई हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी सबसे मेजर रीज़न हार्ट अटैक रहा है। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी कॉजेज़ इंक्लूडिंग एस्पिरेशन, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये पाया है स्टडी ने। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पहला कारण, और रेस्पिरेटरी डिजीज़। और जो एवरेज एज, जो लोग कोविड के टाइम पे डेथ्स हुई, तो एवरेज एज पीपल हु डाइड सडनली वो थी 33.6 ईयर्स। तो ये है। और इसके अलावा अब हमें पता है कि जो सोनम वांगचुक हैं, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और आज की डेट में वो डिटेन किया हुआ है उनको, और उनको कई एक्ट्स के अंडर यूएपीए भी है शायद उस पर। तो उनका एक इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, HIAL। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि इसको यूजीसी रिकग्निशन दी जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमें पता है कि सोनम वांगचुक को हम इससे पहले, जब उन्होंने लद्दाख के लिए एक स्टेटहुड की बात की और उसको 6th शेड्यूल में डालने की बात कही, उससे पहले हम वांगचुक को एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे ही जानते रहे हैं, और जो 3 इडियट्स मूवी की इंस्पिरेशन के रूप में जानते रहे हैं। और उनके बड़े फेमस आइस स्टूपास की बात हमें पता है कि जब सर्दियों में जो नदियां हैं उनको, उनके पानी से ये ग्लेशियर बना लेते थे, और अभी भी करते हैं। और जब गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है लद्दाख में, तो उस ग्लेशियर जो मेल्ट होता था उससे पानी की कमी बहुत हद तक दूर हुई लद्दाख रीजन में। तो आईएएस में, प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है आइस स्टूपास के बारे में। उसके अलावा
जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो है सरकार ने अप्रूवल की है 4 की बिल्स की। विंटर सेशन का लास्ट वीक हमें पता शुरू हो गया मंडे से, तो ये 15 तारीख की न्यूज़ है। तो उसमें गवर्नमेंट टू सीक अप्रूवल ऑफ 4 की बिल्स इन लास्ट वीक ऑफ विंटर सेशन। तो ये विंटर सेशन चल रहा है। तो कौन कौन से बिल्स की बात करिए सरकार किनको लोकसभा में पेश कर रही है। इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें करना क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर एंड इंक्रीज कंपटीशन, ये 2 बातें करनी है इसमें। दूसरा, सरकार ने दूसरा जो बिल क्लियर कर दिया है लोकसभा में, जो पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी नाम है, रिक्रिश्चन्ड कर दिया उस नाम को, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। तो बिल विल इनेबल सेटिंग अप ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेटर और यूजीसी और एआईसीटीई को रिप्लेस कर देगा ये जो नई बॉडी बनेगी। तीसरा बिल जो पेश करने वाले लास्ट वीक ऑफ विंटर सेशन में सरकार, वो है द एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। तो ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर देगी और कैबिनेट ने इसको ओके कर दिया है। और अभी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे न्यूक्लियर पावर में, और इंडिया में 20 ऑपरेशनल रिएक्टर्स जो हैं, मोर देन 20 ऑपरेशनल रिएक्टर्स जो हैं, वो एक्सक्लूसिवली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी एक बॉडी, उससे चलाए जाते हैं। किससे? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यही चलाती है। और 20+ ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया, रिएक्टर्स हैं इंडिया में। और इसके अलावा जो महात्मा गांधी नरेगा है, उसका नाम चेंज करने की बात की गई है, पूजनीय बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो ये भी किया है। उसके बाद अभी तक जो बिल इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, वो पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिए हैं। तो 12 बिल लिस्टेड थे, लेकिन 3 ही क्लियर हो पाए हैं अभी तक। तो कौन कौन से बिल क्लियर हो गए हैं पार्लियामेंट में? हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पहला। दूसरा, अमेंडमेंट टू सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जिससे कि पान मसाले पर ज़्यादा सेस लगाया जाएगा और टबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला पे ज़्यादा सेस लगाने की बात है सेंट्रल एक्साइज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स है। और तीसरा है मणिपुर जीएसटी बिल। तो तीनों ही बिल जो हैं वो फाइनेंसेस, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। तो मणिपुर जीएसटी बिल रिप्लेस कर देगा जो ऑर्डिनेंस पहले बनाई गई थी। जो पहला हफ्ता था विंटर सेशन का, वो पूरी तरह वॉश आउट ही हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने लीड किया अपोजिशन को, और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो बात हो रही थी इलेक्टोरल रोल्स के लिए, वो 9 स्टेट्स में और 3 यूटीज़ में, उसके डिस्कशन के ऊपर। तो ये था ये वाली न्यूज़। इसके अलावा जो न्यूज़ हमारे पास है वो है पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि वो इंश्योर करे कि जो भी फंड्स उसको दिए जाते हैं उसकी फुल यूटिलाइजेशन की जाए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ये, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। और उसने कहा कि डीप टेक्नोलॉजी रिसर्च की जा रही है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा कि बजटरी एलोकेशन जो होती है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। तो बीजेपी एमपी राधा मोहन सिंह ने लीड किया इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, और उन्होंने कहा कि डीआरडीओ का जो काम है एडवांस्ड मटेरियल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़, यूएवीज़, ड्रोन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेज़र्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उनको फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो डीआरडीओ हैज़ आइडेंटिफाइड सेवरल deep technology focus areas including artificial intelligence, cognitive technologies,
क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, मिलिट्री साइबर टेक्नोलॉजीज़ एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो मुझे ये जो जितने भी नाम मैंने लिए बड़े इंटरेस्टिंग लगे। मेंस में काम भी आ सकते हैं और वैसे भी आपकी वोकेबलरी में ऐसे नाम शामिल होने चाहिए और इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर सकते हैं। तो DRDO को 26,816 करोड़, तो फिगर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उसका कितनी बड़ी या छोटी फिगर है उससे आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाता है। जब आप बजट देखोगे, जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि सरकार कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट एलोकेट कर रही है। इसके अलावा 500 करोड़ का एडिशनल ग्रांट भी एलोकेट की गई। किसके लिए? टू सपोर्ट डीप टेक्नोलॉजी एंड कटिंग एज प्रोजेक्ट्स एज सेपरेट वर्टिकल अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो इसका नाम रखा गया, जो डीप टेक्नोलॉजी है, बहुत ही खास कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उसके लिए अलग से 500 करोड़ दिए गए। उसका नाम रखा गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, TDF। और TDF में जो हमने स्पेशलिस्ट कुछ स्पेशल करना है, उसमें जो पहले फंड रखा था 10 करोड़ पर स्कीम पर प्रोजेक्ट, सॉरी, वो 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो यही है इसमें कि DRDO को ज़्यादा पैसा दिया जाए, डिफेंस पे काम किया जाए। डिफेंस पे पैसा, हमें पता है कि हम सारा जो भी हमारा डिफेंस के बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चाहे प्लेन्स हो गए, मिज़ाइल्स हो गए, मिज़ाइल्स को रोकने के लिए जो S-400 है, वो सारा हम बाहर से ही ख़रीदते हैं, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमने देखा था कि यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है और उसमें जो यूपी और बिहार जीत गया, उसका इंडिया में लगभग मेजॉरिटी हो ही जाती है सरकार बनाने के लिए। तो यूपी में हमने देखा था एक कुर्मी कम्युनिटी है, OBC कम्युनिटी, कुर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है यूपी में। और इसीलिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंकज चौधरी फाइनेंस के, उनको यूपी का प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो कुर्मी कम्युनिटी के हैं। और इससे पहले भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, यूपी के जो बीजेपी के चीफ थे, और वो जाट लीडर थे, और उनको तब बनाया गया था जब अगस्त 2022 में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी सोच समझ के अपने लीडर्स को चुनती है। आगे चलते हैं। तो सेंटर ने स्टेट्स को कहा है कि जो डेपुटेशन पे आप सरकारी बंदों को भेज रहे हो, उनमें विमेन को और SC और ST ऑफिसर्स को प्रायोरिटी दी जाए। और जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, उन सबको ये कहा गया पर्सोनल मिनिस्ट्री के द्वारा। हमें पता है कि पर्सोनल मिनिस्ट्री देखती है ना सारे IAS IPS ऑफिसर्स को। उसके बाद हम बात करें ट्यूना फिशिंग। लक्षद्वीप में सरकार ने ट्यूना फिशिंग को प्रमोट करने की बात कही है और इसके लिए 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। लक्षद्वीप की ब्लू इकोनॉमी मतलब मछली पालने की बात। और इसमें ख़ास बात और क्या है कि लक्षद्वीप के पास इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, समुंदर में कहाँ तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इंडिया के जो टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें से 20% लक्षद्वीप के पास है। तो वहाँ पे अच्छी पोटेंशियल है। और अभी हमारे पास जो ट्यूना फिश प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 15,000 टन साल में, लेकिन इस रीजन के पास 1 लाख टन को तक ट्यूना फिश प्रोड्यूस करने की ताकत है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हम इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है ट्यूना फिश को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में, स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स बनाने की बात, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़,
processing units, fleet modernization through advanced multi-gear and deep-sea fishing vessels equipped with on-board storage and processing and mother vessels for catch, aggregation and transportation. इसके अलावा ट्यूना फिशिंग के अलावा जो काम किया जा सकता है वो है सीवीड कल्टीवेशन। अब सीवीड जो समुंदर में जो पौधे उग जाते हैं, वीड्स उग जाती हैं, उनकी कल्टीवेशन, उनसे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो देखना पड़ेगा किस लिए यूज़ किए जाते हैं ये। और ऑर्नामेंटल फिशिंग एंड थर्डली वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो ये 3 चीज़ें। तो समुंदर में वेस्ट मटेरियल बहुत होने लग गया, प्लास्टिक्स फ्लोट करते रहते हैं, तो इन 3 चीज़ों पे काम किया जाए। ये हमारे पास था इस न्यूज़ में। उसके बाद क्लास 7 की नई NCERT की बुक आ गई है और इसमें हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स की बात कही है और रीजनल डायनेस्टीज़ की बात कही है। तो कश्मीर, उड़ीसा और केरला में जो हमारा एग्रीकल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में बात, और सदर्न और ईस्टर्न डायनेस्टीज़ की बात की गई है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के हिसाब से इसमें काम किया गया। तो ये जो हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं पुराने चलते आ रहे हैं, जो कश्मीर, उड़ीसा और केरला के हैं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसमें क्या है, जो कश्मीर में सैफरन की फार्मिंग होती है, केसर की फार्मिंग, वो है। उसके अलावा उड़ीसा के जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है जिसमें इंटीग्रेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड बिलो इंटीग्रेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और तीसरा है केरला में बिलो सी लेवल एग्रीकल्चरल मेथड्स। अब हमें पता है कि केरला के पास समुंदर है और कुछ एरिया जो है वो बिलो सी लेवल भी है, वहाँ पे खेती कैसे करते हैं, विच इंक्लूड्स क्रॉप प्लांटेशन एंड फिशिंग। तो उड़ीसा में जो कोरापुट रीजन है वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन की जाती है, उसी के बारे में है ये जो 7th क्लास की NCERT में। और जो केरला में हमने बिलो सी लेवल फार्मिंग देखा है वो है कुट्टानाड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पैडी कल्टीवेशन करते हैं और फिश कैचिंग करते हैं वहाँ पे। और जो सैफरन कल्टीवेशन है कश्मीर में, वो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात भी करती है ये NCERT, लेकिन ये साथ में ये जो हमारा पुराने एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं उनकी बात करती है। और एक चैप्टर है जिसमें एम्पायर्स और किंगडम्स की बात है 6th सेंचुरी से AD से 10th सेंचुरी के बीच में। इसमें पांड्या, चोला और चेरा किंगडम्स की बात की गई साउथ में, और पालास की बात की गई बंगाल में और बिहार में। और ये जो पालास थे इन्होंने विक्रमशिला और सोमापुरा यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमापुरा यूनिवर्सिटीज़ पालास ने बनाई थी। और साइंस में क्या क्या चीज़ें हुई, स्पेशली 9th सेंचुरी में। और संस्कृत टेक्स्ट, ये भी कहा गया इस बुक में। और जो संस्कृत टेक्स्ट था उसको ऑन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, उनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में बगदाद में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी उस दौरान 9th सेंचुरी में। तो ये था इस न्यूज़ में। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो है, अब हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन में बहुत देर से लड़ाई चल रही है। तो बेसिकली उसका कारण क्या है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली बनाया ही रशिया के अगेंस्ट है अमेरिका द्वारा। तो अभी US से और कुछ यूरोपियन नेशंस चाहते हैं, ने रिजेक्ट कर दिया यूक्रेन का ये प्लान कि वो नेटो को ज्वाइन करे। तो कीव जो है बेसिकली यूक्रेन की कैपिटल है, तो यूक्रेन कहता कि वो हमें गारंटी दे
वैसी गारंटीज़ जैसी वो अपने नेटो मेंबर्स को देता है कि अगर हम पे अटैक होता है तो वो हमें बचाएंगे, तो हम नेटो को ज्वाइन करने की बात छोड़ देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जो ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, उनको कहा कि वो अपने टेरिटरी को छोड़ दे। तो टेरिटरी जिसका नाम वो है छोड़ने की बात है, उसका नाम है डोनेट्स्क। तो इसमें अभी एक बड़ा हिस्सा तो रशिया ने काबू कर लिया डोनेट्स्क का, लेकिन कुछ एक हिस्सा अभी भी यूक्रेन के पास है। तो जो पीस ट्रीटी की बात हो रही है, तो रशिया पुतिन कह रहे हैं कि मैं पीस डील के लिए तैयार हूँ, लेकिन डोनेट्स्क वाला जो रीजन है वहाँ से यूक्रेन अपनी फोर्सेस पूरी तरह हटा ले। ट्रंप कहता कि ठीक है तुम हटा लो और उसको एक फ्री इकोनॉमिक जोन बना दो, डीमिलिटराइज्ड इकोनॉमिक जोन बना दो। तो इस पे ज़ेलेंस्की कहता कि हम तो रेडी हैं, लेकिन फिर उस फ्री इकोनॉमिक जोन को संभालेगा कौन, और अगर ऐसा है तो पहले रशिया भी अपनी फोर्सेस को हटाए। जबकि रशिया कहता हम तो अपनी फोर्सेस डोनेट्स्क रीजन से नहीं हटाने वाले, हम उसे डीमिलिटराइज नहीं करने वाले। उसके अलावा जो बॉन्डी बीच पे ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमने पहले ही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ को कहा था कि ऐसा कुछ एंटी सेमिटिज़म हो सकता है। तो एंटी सेमिटिज़म का मतलब कि ज्यूइश पे अटैक्स। उसके बाद हमने देखा म्यांमार की, अब हमें पता है कि म्यांमार में मिलिट्री जनता का रूल है, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं जो कि जेल में हैं, ऑंग सैन सू ची। तो उनको छुड़ाने के लिए जो उनके प्रेमी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो काफ़ी प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो ये है। इंडिया में भी अगली न्यूज़ है, इंडिया में भी जो ज्यूइश साइट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है आफ्टर द बॉन्डी बीच अटैक्स। तो जो भी इनके सिनागॉग्स हैं, जो इनके मंदिर होते हैं, उनको सिनागॉग्स कहते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उसके बाद थाईलैंड के एक एरिया त्रात में कर्फ्यू लग गया है, जब क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई बढ़ती जा रही है। फिर मोरक्को में कैनबीज जो हैं, जो भांग होती है, उसको लीगल करने की, फार्मिंग को लीगल करने की बात की जा रही है मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि रस्किन बॉन्ड जो कि एक ऑथर हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। तो अब रस्किन बॉन्ड ने क्या क्या बुक्स लिखी वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब प्रेसिडेंट ने मर्सी प्ली रिजेक्ट कर दी एक रेप मर्डर कॉन्विक्ट की। तो जब से वो आई हैं मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है, तो ये थर्ड मर्सी प्ली है जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम सॉरी जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, तो ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट 2:1 3 जजेस का बेंच था। तो बेसिकली एक रेप एक्यूज था, रेप और छोटी बच्ची का रेप मर्डर किया था, उसमें उसको डेथ पेनल्टी मिली थी, तो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हमें पता है कि जो शेख हसीना है उनको हमने यहाँ पे सेफ्टी दी हुई है इंडिया में, और बांग्लादेश उनको हमें कही जाता है कि इनको वापस दो, और लेकिन हम शेख हसीना को वापस नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि हमारे शेख हसीना के साथ और उनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और 1971 में हमने जब लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, तो हमने ईस्ट पाकिस्तान का
साथ दिया था और मुक्ति बाहिनी एक फ़ोर्स बनाई थी जो शोल्डर टू शोल्डर लड़ी थी इंडियन आर्मी के साथ, और हमने बांग्लादेश बना था। तो जो मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना के फादर, वो पहले हेड ऑफ़ द स्टेट बने थे, हेड ऑफ़ दैट कंट्री। और यही है हमारे पास इस न्यूज़ में। थैंक यू सो मच।